Good morning, students. I am Richa Dwivedi of BA Third Sem from RKG Educational College. Today, I'll be teaching you a very interesting topic from mathematics of class 7th. So let's start. Let's start, students. It's our maths class, and the topic has been selected from the syllabus of class 7th. The topic is very much related with her daily life. अक्सर ही हम देखते हैं कुछ चीज़ों के रेप्लिका या जो आइडेंटिकली सिमिलर होते हैं, मतलब देखने में एक जैसे लगते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जो देखने में एक जैसी लगे वो सेम शेप और साइज की हो। जैसे अगर हम बात करें मून और सन की, तो हम जब अर्थ से देखते हैं तो हमें दोनों ही सर्कुलर दिखता है और लगता है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम दोनों का सरकमफरेंस होगा। बट सन, जो कि हमारे अर्थ से काफी दूर है, वो काफी बड़ा है विथ रेस्पेक्ट टू मून, और मून उतना हमें इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि वो अर्थ से क्लोज है। सो जब भी हम कोई शेप या कोई स्ट्रक्चर देखते हैं तो जनरली क्या आइडिया आता है कि ये इस जैसा है, ये उस जैसा है। तो इस जैसे को डिफाइन करने के लिए एक टर्म जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। सो आज हम इस कॉन्ग्रुएंस के बारे में बात करेंगे। Congruence in geometry. Geometry is basically related to different type of shapes and figures. तो ज्योमेट्री में क्या कॉन्ग्रुएंस होता है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और लाइन सेगमेंट्स, शेप्स में, डिफरेंट चीजों में किस किस तरह के कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ट्राइंगल्स किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये सब हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक by knowing the exact meaning of congruence. So in geometry, congruence is a term used to define two objects that have same dimensions and shape. Geometry में congruence एक ऐसा term है जो किस चीज को define करता है, वो जब दो objects जिनका dimension मतलब measurement और जिनका shape दोनों ही similar होगा, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम कॉन्ग्रुएंस टर्म से डिफाइन करेंगे। Moreover, if one shape can be exactly like the other on turning, flipping or sliding it, एक शेप अगर दूसरे की तरह होता है, अगर उसे टर्न कर दें तो, मतलब दो शेप जो अभी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रखे हुए हैं तो सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, बट दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर हमने टर्न कर दिया, फ्लिप कर दिया, स्लाइड कर दिया, तब वो पहले ऑब्जेक्ट की तरह दिखने लगे या उसकी तरह सेम डायमेंशन और शेप का हो जाए, उसे भी हम कॉन्ग्रुएंट ही कहेंगे, यानी वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। नेक्स्ट वी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स यानी 2D फिगर्स। तो 2D फिगर्स किस तरह से कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी किस तरह से वो आइडेंटिकल इन डायमेंशन एंड शेप होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे इन दो फिगर्स की बात कर रहे हैं हम। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये वर्टिकली एक लाइन है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जैसा कुछ बना हुआ है, और ये फिगर अगर हम देखें तो इसका जो ये लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, जो इसकी बेस लाइन है। तो क्या ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं? लेट्स चेक। इन दो फिगर्स ये दोनों दिए गए हैं और इन दोनों का पोजीशन अलग अलग है। अगर हम ट्रेस अ कॉपी ऑफ फिगर 1 यूजिंग अ ट्रेसिंग पेपर, ये फिगर 1, इसको हम ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस कर लेते हैं, देन उसे कट कर लेते हैं, उस पोर्शन को कट आउट कर लेते हैं और फिगर 2 के ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम सेम एक्सिस के अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करेंगे तो कॉन्ग्रुएंस शो नहीं करेगा, बट अगर हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर देंगे तब भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। बट अगर इस फिगर को हम रोटेट कर देंगे 90 डिग्रीज पे, यानी ये वर्टिकल पोजीशन इसकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये बेस लाइन बन जाएगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी शो करेगा।
We may slide or move or even turn over the paper if they cover each other completely. मतलब दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, पूरी तरह से ढक देंगे. That means they are congruent. We write figure 1. अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंस शो करते हैं तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? द सिंबल इज लाइक इक्वल्स टू का साइन तो हम सब जानते हैं. इक्वल्स टू के साइन के ऊपर हम एक इस तरह से स्मॉल वेव बनाते हैं. या ये देखिए, ये स्ट्रक्चर एक वेवी स्ट्रक्चर है, एक वेव बना देते हैं स्मॉल सा. तो और लिखते कैसे हैं? फिगर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर 2. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस अमंग्स लाइन सेगमेंट्स. हमने देखा प्लेन फिगर्स में किस तरह से कॉन्ग्रुएंस हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं. हमने एक फिगर के ऊपर ट्रेसिंग पेपर डाला और उसके ऊपर उसका शेप ट्रेस किया और उसके बाद दूसरे फिगर के ऊपर हर तरीके से फोल्ड करके, टर्न करके, रोटेट करके रख के देखने की कोशिश किया कि किसी एक पर्टिकुलर तरीके से क्या फिगर 1 का वो ट्रेस किया हुआ पोर्शन फिगर 2 को कंप्लीटली कवर करता है या नहीं. अगर वो कवर कर लेता है दैट मीन्स फिगर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू फिगर 2, और अगर कवर नहीं करता तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाते. अब देखते हैं लाइन सेगमेंट्स के केस में कॉन्ग्रुएंस हम किस तरह प्रूव करते हैं. Two line segments are said to be congruent to each other if they have equal lengths. Line segment, as we know, क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. स्ट्रेट जाता है. तो अगर दो लाइन सेगमेंट के कॉन्ग्रुएंस को हम चेक करना चाहें तो बस अगर उनका लेंथ, मतलब दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर इक्वल है दैट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. दे मे और मे नॉट अलाइन एट द सेम एंगल. जरूरी नहीं कि उसी एंगल पे दोनों अलाइंड हो, बस उनका लेंथ सिमिलर होना चाहिए. With an axis or position in plane, to find whether one line segment is congruent to other or not, we use the same method. इसमें भी वही मेथड यूज कर सकते हैं, सुपर पोजिशन करने का. सुपर इम्पोज कर देते हैं उसको ट्रेस करके दूसरे फिगर के ऊपर और चेक कर लेते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. ये सबसे इजी मेथड है दो फिगर्स, दो लाइन सेगमेंट्स के कॉन्ग्रुएंस को चेक करने का. Thus, if the two ends of the two line segments lie on one another, they are congruent. Let's see. जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों का अलाइनमेंट वी कैन सी कि डिफरेंट है. ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और ये अलाइंड है एट समथिंग अबाउट 30 डिग्रीज आप कह सकते हो, बट दोनों का लेंथ 12 है. तो एज वी नो दैट कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स. तो इस तरह हम समझ तो गए कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो अगेन विल यूज द ट्रेसिंग पेपर. ट्रेस पेपर इधर पुट करेंगे और इसे ड्रॉ कर लेंगे एंड देन विल कट आउट द ट्रेस पेपर और उसे इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रख करके देखेंगे. अगर ये पूरी तरह कवर कर लेता है then it is proved that these two line segments are congruent to each other. So let's move. कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. हमने देखा प्लेन फिगर्स को किस तरह कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं हम लाइन सेगमेंट्स को. अब नाउ लाइन सेगमेंट से बढ़ते हैं. दो लाइन सेगमेंट जहां आ गए एक साथ और उन दो लाइन सेगमेंट के बीच में एंगल भी है. अब इस तरह के फिगर को, इस तरह की चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? इफ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर इन डिग्रीज, अगर दोनों एंगल्स सेम मेजरमेंट है डिग्रीज में तो दे आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. तो उन एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. द एंगल्स मे और मे नॉट लाई इन द सेम पोजीशन और ओरिएंटेशन ऑन प्लेन, यानी सिमिलर एज द लाइन सेगमेंट. जरूरी नहीं है कि वो सेम पोजीशन में या सेम ओरिएंटेशन पे हो. द मेथड ऑफ सुपरइम्पोजिशन कैन बी यूज्ड टू चेक इफ गिवन एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स और नॉट. सुपरइम्पोज करके फिर से हम देखेंगे कि जो गिवन एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर में हम चेक करते हैं. एंगल पी क्यू आर और ए बी सी दोनों में हम देख सकते हैं कि एंगल क्यू और एंगल बी 40 डिग्रीज हैं. दैट मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि हमने यही जाना कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब दोनों का मेजरमेंट सेम होता है इन डिग्रीज.
तो इससे अगेन एंगल पी क्यू आर, हमने कॉन्ग्रुएंस का साइन सिंबल यूज किया, और एंगल ABC, because the two angle measure 40 degrees. It is to be noted here that the length of लेंथ BC का इस लाइन सेगमेंट का is not equal to the length of QR. यहाँ पे QR हम देख सकते हैं, QR काफी आगे तक गया और BC एक स्मॉल लाइन सेगमेंट है. बट कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल. लेकिन दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये उनके आर्म्स के लेंथ पे नहीं डिपेंड करता. ये डिपेंड करता है कि दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इक्वल है या नहीं. इट डिपेंड्स ऑन द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ओनली. सो अगर दोनों एंगल सिमिलर है, देन दीज बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं. हमने बात करी फिगर्स, देन लाइन सेगमेंट्स, देन दो लाइन सेगमेंट्स यानी एंगल्स, देन अब तीन लाइन सेगमेंट यूज करके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं हम. तो इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन बोथ द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. अगर कोई ट्राइंगल जिसके तीनों साइड, जिसके सारे साइड और सारे एंगल्स उस दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के सिमिलर होते हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. या जैसे कि इन दो ट्राइंगल्स में हम देखते हैं जो दोनों सिमिलर डिनोट किया गया है वो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए. जैसे ए बी सिमिलर टू ईडी, तो दोनों में एक छोटे से लाइन से कट कर दिया गया है. AC इज इक्वल टू FD, तो ये डबल लाइन से कट किया हुआ है, यानी ये दोनों इक्वल हैं. और BC इक्वल टू EF, तो ये तीनों भी इक्वल हैं. और एंगल्स भी इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल FED, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल EDF, एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EFD. दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है. देखिए, AB इसका सबसे छोटा साइड है और ED इसका सबसे छोटा साइड है. ये दोनों इक्वल है, यानी करस्पॉन्डिंग, मतलब जो साइड ABC में जिस लेंथ का होगा वही DEF ट्राइंगल में भी वही इक्वल होगा. जैसे ED भी छोटा है और उसके E और D, एंगल E और एंगल B इक्वल है, एंगल A और एंगल D इक्वल है, एंगल C और एंगल F इक्वल है. अब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कि दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं. क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, सबसे ज्यादा ट्राइंगल्स का ही हम यूज करते हैं आगे की मैथमेटिक्स में. तो हम सबसे पहले देखते हैं दो ट्राइंगल्स किन किन बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. तो द क्राइटेरिया SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल और RHS रूल. और अब हम लोग धीरे धीरे सारे रूल समझेंगे. सो सबसे पहले रूल से समझते हैं. SSS रूल क्या कहता है. SSS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. SSS से हम समझ सकते हैं साइड साइड साइड, यही पॉसिबिलिटी होगी. और होता ही क्या है, ट्राइंगल में साइड होते हैं और एंगल्स होते हैं. So if under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. देखते हैं ABC और KLM, इन दोनों ट्राइंगल्स में corresponding sides are equal, therefore we can derive that these two triangles are congruent to each other. तो SSS क्राइटेरिया कहता है कि तीनों साइड्स एक ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होंगे, देन बोथ ऑफ दोज ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रुएंसी फॉर ट्राइंगल्स, ये देखते हैं. दैट इज SAS, दैट मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. If under a correspondence two sides and the angle included between them
ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे मैंने स्ट्रेस क्यों दिया? बिकॉज टू साइड्स एंड अ एंगल नहीं, टू साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल होगा, जो एंगल उन दोनों साइड्स को इंक्लूड कर रहा होगा, वो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के इक्वल अगर होता है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस पिक्चर। अगर ए बी सी और एक्स वाई जेड इन दोनों ट्रायंगल्स की हम बात करें, तो साइड बी सी इज इक्वल टू साइड वाई जेड एंड साइड ए सी इज इक्वल टू साइड जेड एक्स। अब यहाँ पे इन दो साइड्स, जो दोनों साइड्स इक्वल है, इन दोनों के बीच का एंगल सी है और यहाँ पे एंगल जेड है। तो यानी एंगल सी और एंगल जेड अगर इक्वल हुआ, then only the SAS criteria will be satisfied and these two triangles will be said as congruent triangles. So I think students आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। The next criteria is ASA, that means angle side angle criteria. Now let's see if under a correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. दोनों SAS और ASA दोनों क्राइटेरिया में हमने क्या देखा? SAS में दोनों साइड के बीच का यानी इंक्लूडेड एंगल, और यहाँ पे दोनों एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड होगा वो, यानी ऐसा नहीं है कि किसी दो ट्राइंगल में दो कोई भी साइड दोनों साइड सिमिलर हो और कोई भी एंगल दोनों का सिमिलर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। नहीं, वो एंगल इक्वल होना चाहिए जो उन दोनों साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है दोनों ट्राइंगल के, उन दोनों के बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। और द सेम इज द केस विथ ASA। इसमें दोनों एंगल्स जो इक्वल है उनके साथ जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल होना चाहिए। लेट्स सी फ्रॉम दिस पिक्चर। अगर ABC की बात करें और XYZ की बात करें तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल X और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। अब इनके बीच में इंक्लूडेड साइड क्या है? तो यहाँ पे साइड इंक्लूडेड AB है और यहाँ XY है। दैट मीन्स दिस इज अ मस्ट कंडीशन कि AB और XY इक्वल होगा, देन ओनली दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर ट्रायंगल्स। मूविंग ऑन, लेट्स सी AAS क्राइटेरिया क्या होगा। अब वी टॉक्ड अबाउट SAS, देन वी टॉक्ड अबाउट ASA, नाउ व्हाट इज AAS यानी एंगल साइड। इसमें क्या है? द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन बोथ ट्राइंगल्स। अब एक और क्राइटेरिया आता है, दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि वो इंक्लूडेड साइड ही इक्वल हो, कहीं कहीं पे दो ट्राइंगल्स ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट कहला सकते हैं जहां पे दो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, देन ओनली द ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। नेक्स्ट, अब SSA और AAA कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्यों नहीं होते? मतलब हमने बात की SAS की, हमने बात की ASA की, फिर हमने बात की AAS की, लेकिन हमने SSA यानी साइड साइड एंगल और एंगल की बात नहीं की। मतलब तीनों एंगल अगर दो ट्राइंगल्स के इक्वल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी तीनों एंगल इक्वल है। मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। हम शेप से हम विजुअलाइज कर सकते हैं, ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप इस ट्रायंगल को इस ट्रेस करके इसके ऊपर कवर करने की कोशिश करोगे, कभी भी इस ट्रायंगल को कवर अप नहीं कर पाएगा।
इससे करोगे तो ये कवर तो कर लेगा, बट ये काफी बड़ा है, बिकॉज द साइड लेंथ्स आर डिफरेंट, इसलिए ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में शामिल नहीं किया गया, उसे वैलिड नहीं मानते हैं। और अगर दो साइड और एक एंगल की बात करें, लेट्स सी, अगर ये दोनों साइड और ये एंगल इक्वल है, और ये दोनों साइड और ये एंगल इक्वल है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सो ये डबल एस ए, इसको भी हमने वैलिड नहीं माना, क्योंकि ये आइसोसेल्स का केस हो जाएगा कि दो साइड्स इक्वल है और बीच मान लो कि एक कोई सा भी एक एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई सा भी एक एंगल इक्वल है, तो वो तो जरूरी नहीं है ना कि सिमिलर लेंथ्स हो। Two triangles with equal corresponding angles need not be congruent. In such a correspondence, one of them can be an enlarged copy of the, हो सकता है एक छोटा एक बड़ा हो, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। So finally, if two triangles have two congruent sides and a congruent non-included angle, then triangles are not necessarily congruent. Therefore, SSA congruency is not valid. ये भी जैसे इसमें जो हमने भी बात की, SSA में क्या होगा कि AB ED इक्वल है, AC EF इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल यानी ये इक्वल होता तो क्या सेटिस्फाई करता है, SAS सेटिस्फाई करता, वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। वो बोल रहे कि ये एंगल, कोई सा भी एंगल, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, ये इंक्लूडेड नहीं है एंगल, तो जरूरी नहीं है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। आप देख सकते हो शेप से, ये लेंथ, इन दोनों, इसका लेंथ सेम है, बट ये 45 डिग्री, इसका एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एक श्रिंक शेप कह सकते हो इस ट्राइंगल का। सो दीज कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंसी के कुछ ही रूल्स मानते हैं, जिसमें ट्रिपल एस होता है, जहां पे SAS होता है, AAS होता है। नेक्स्ट वील सी RHS क्राइटेरिया, जो चौथी क्राइटेरिया जिसके बारे में हम बात की थी, वो क्या होता है। If under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle, what is a right angle triangle? A right angle triangle में एक कंडीशन मस्ट होती है कि एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, तो एक एंगल 90 डिग्री है, or the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the another right angle triangle, then the triangles are congruent. तब वो triangle congruent होंगे। अब देखते हैं किस तरह, ये राइट एंगल यहाँ पे, ये राइट एंगल यहाँ पे, यानी AB इसका हाइपोटेन्यूज होगा, ED इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं अगर, और अगर उस राइट एंगल का कोई एक साइड, मतलब या तो AC या तो BC इसके या इसके बराबर होता है, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे AC इक्वल टू DF है, तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल का केस है तो फिर ये इक्वल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया हो। सो लेट्स समराइज इट ऑल। हमने कॉन्ग्रुएंसी इन ज्योमेट्री जानी कि किस तरह से हम दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर उनका डायमेंशन और शेप इक्वल है। तो फिर हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसे हम प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग ट्रेस पेपर, एंड देन कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट्स, जो डिपेंडेंट होता है लाइन सेगमेंट की लेंथ के ऊपर, एंड अगेन ये उसके लाइन के इंक्लिनेशन या एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, जो डिपेंड करता है एंगल, दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल होता है, मतलब एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल कहलाएंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द आर्म। देन वी लर्नड अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उसकी क्राइटेरिया में ट्रिपल एस रूल, दैट मीन साइड, तीनों साइड इक्वल होने चाहिए दोनों ट्राइंगल के। SAS मतलब दो साइड इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। देन थर्ड वाज दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए। एंड लास्ट वाज RHS मतलब फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के साइड का कोई सा भी साइड अगर इक्वल होगा दूसरे ट्राइंगल के, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। So students, that's all for today. I hope you liked the class. Thank you.